हाँ, यहाँ से जो भी एक्टिविटीज हम लोग अब करने जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से हम लोग जो चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो सभी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होंगी। स्टडी ऑफ पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री। वेरी गुड, स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक है ठीक है, चलिए, मतलब लगभग सभी का ये मानना है कि स्टडी ऑफ पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री। ठीक है, काफ़ी कुछ है हिस्ट्री के पहले जाने के लिए। ठीक, पहले हम लोग को समझना था सोशल साइंस क्या है, सोशल स्टडीज़ क्या है, तो अभी हम उसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमने आज फर्स्ट डे हिस्ट्री चैप्टर ही बिगिन किया है, हिस्ट्री का ही चैप्टर बिगिन किया है, तो इट में भी मोनोटोनस थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकता है। तो फिर जो डिटेलिंग होगी वो हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी हम लोग सिर्फ आपको क्या पता है उसके बारे में जानते हैं। बिल्कुल, सभी के जो आंसर्स आ रहे हैं, द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट, बिल्कुल यही सही है। ठीक, जो आपके बुजुर्ग होते हैं, हमारे एंसेस्टर जो होंगे, ठीक है, एंसेस्टर्स क्या करते हैं कि वो एसएसटी को कुछ ऐसे ही डिफाइन करते थे इस हिस्ट्री को। हिस्ट्री आप सुनते होंगे, मुझे भी कुछ याद है, कुछ लोग रिदम बनाता है कि इतिहास हिंदी में बोलते हैं, और वो कहते थे, पढ़ाते थे क्या कि इति मतलब होता है बीती, हास मतलब होता है कहानी, कथा। ठीक है, ठीक, तो एक्चुअल में यही होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक ना, स्टडी ऑफ पास्ट इन एंशिएंट टाइम, चलो सही है, लेकिन स्टडी ऑफ पास्ट को हम हिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन क्या हम लोग जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम लोग कहीं से बिगिन कर देते हैं। जैसे स्टडी ऑफ पास्ट पढ़ना है तो कल मेरे पास मेरे साथ क्या घटना घटी, ये हिस्ट्री है कि नहीं है? इज इट हिस्ट्री और नॉट? जो भी इंसिडेंट है, हाँ, ये किसी ने लाइनिंग किया है और वो लाइनिंग वही रिमूव कर सकते हैं, आई कांट रिमूव इट, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर किसी को कोई, जिसने भी ये किया है, उसे वो उसको रिमूव कर दे। मैंने उसका नाम भी नहीं देखा। देखिए, तो हम लोग अपने कल के बारे में से सीधे हिस्ट्री को बिगिन नहीं कर सकते हैं। श्रेयस सिंह, हम लोग हिस्ट्री में पास्ट को तो बिल्कुल स्टडी करते हैं, लेकिन पास्ट कहीं से बिगिन नहीं करता है। लेकिन क्या होगा कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो हिस्ट्री पढ़ने के टाइम पे हम उसको एक कंटिन्यूअस एंड सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा कि एक पार्ट खत्म होता है और उसके बाद वहीं से जो होगा वो सेकेंड पार्ट बिगिन कर गया। ठीक, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक का मतलब हुआ कि कौन किस पार्ट को हमें पहले पढ़ना है, किस पार्ट को हमें बाद में पढ़ना है, इसको हम अरेंज करेंगे। ठीक, और एक नैरेटिव स्टोरी होनी चाहिए। नैरेटिव का मतलब होगा, अनुष्का, अनुष्का आपने स्क्रीन पे बहुत सारे रेड लाइन जो होंगे वो मार्क कर दिए हैं, आप उसे रिमूव करें। ठीक है, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री जो होगा एक कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक नैरेटिव स्टोरी होती है। किसका? तो पास्ट इवेंट्स का, पास्ट इवेंट्स का। और इस पास्ट इवेंट में हम लोग पढ़ते क्या है, तो किसी खास पर्सन के बारे में पढ़ सकते हैं, किसी खास पीपल के बारे में पढ़ सकते हैं, किसी खास कंट्री, किसी गिवन कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, किसी पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, और ये सभी स्टडी जो होंगे वो क्रोनोलॉजिकल अकाउंट में लिखी जाती है। तो जब भी हम स्टडी करते हैं पास्ट को एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक कंटिन्यूअस मैनर में, अबाउट अ गिवन पर्सन, अबाउट अ गिवन कंट्री, अबाउट अ गिवन पीरियड, तो दैट वन इज नोन एज हिस्ट्री। ठीक है, द स्टडी ऑफ past but in a continuous, systematic and narrative manner regarding to a person, period or time, then this study is known as history. बिल्कुल आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि जब भी क्लासेस होंगे तो क्लासेस में आपके टीचर सबसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय हिस्ट्री। आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो आप बिल्कुल इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को प्रॉब्लम है? टर्म क्रोनोलॉजिकल, देखिए आजकल आप न्यूज अगर देख रहे होगे ना, तो बार बार सुनते होगे क्रोनोलॉजी समझते हो आप, क्रोनोलॉजी समझते हो ना, ये क्रोनोलॉजी वर्ड आता है, सभी को यूज करते हैं, आप लोग भी यूज करते होंगे। एक सिस्टमैटिक पैटर्न होता है। पैटर्न होने का मतलब क्या हुआ कि आप फर्स्ट कौन सा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फिर उसके इफेक्ट के कारण दूसरा इंसिडेंट कौन हुआ, फिर उसके कारण तीसरा इंसिडेंट कौन हुआ। तो जब हम लोग किसी भी इंसिडेंट को
लाइन अप करना शुरू करते हैं, क्रम देना शुरू करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ये था, सेकंड टाइम पे क्या हुआ, थर्ड क्या हुआ। तो इसी को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। ठीक, तो हिस्ट्री में जब भी कुछ लिखा जाता है, जब भी कोई चीज रिटन की जाती है, तो उस समय उसकी क्रोनोलॉजी में बिल्कुल ध्यान दिया जाता है। जब तक आप क्लियर नहीं करोगे कि किस इंसिडेंट का इफेक्ट कौन सा इंसिडेंट हुआ था। ठीक, अगर आपको क्लास 8 याद होगा तो मैं थोड़ा सा क्लास 8 रिमाइंड कराता हूँ आप लोगों को। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा अबाउट 1857 रिवोल्ट, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको हम लोग हिस्ट्री में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। तो जब आप उस वार के बारे में पढ़ रहे होगे तो आपको बताया गया होगा कि कंट्री के अंदर बहुत सारे रिवोल्ट पहले से बिगिन कर रहे थे। कंट्री के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है उनके खिलाफ डिससेटिस्फैक्शन जो होगा पहले ही क्रिएट हो चुका था। ठीक है, तो डिससेटिस्फैक्शन पहले से क्रिएट हुआ था। बहुत सारे आप उसके बारे में फीचर्स में पढ़े होंगे कि हाँ यहाँ पे सोशल कॉजेज थे, इकोनॉमिकल कॉजेज थे, रिलीजियस कॉजेज थे। ठीक है, और फिर आता है इमीडिएट कॉज, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि एक रिफिल आया था, रॉयल इनफील्ड रिफिल, इसके बारे में। ठीक ना, तो ये जो एक ऑर्डर बनना शुरू हुआ कि फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ, सेकंड क्या हुआ, थर्ड क्या हुआ, फोर्थ क्या हुआ, तो ये जो इंसिडेंट होते हैं, इसी इंसिडेंट के जो एक गिवन पैटर्न होता है इसको हम लोग क्रोनोलॉजी बोलते हैं। और इसी क्रोनोलॉजी को जो हम लोग लिख दें, जब इसको हम पढ़ें ठीक एक गिवन ऑर्डर में, तो उस अकाउंट को, अकाउंट यानी कि लिखी हुई, यहाँ पे अकाउंट का मतलब खाता से मतलब नहीं है, हाँ बिल्कुल वहां से आप ले सकते हो। इस अकाउंट में सभी डिटेल्स लिखे जाते हैं, अकाउंट के अंदर सभी डिटेल्स लिखे जाते हैं कि हाँ किस टाइम पे आपने कौन सी एक्टिविटी की है। ठीक, तो जब हम ऐसी एक्टिविटीज को सभी को लाइन अप करना शुरू करते हैं तो इस अकाउंट को हम लोग क्रोनोलॉजिकल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है अनन्या, एम आई क्लियर? ओके, ठीक है, तो आप हिस्ट्री का डिफिनेशन अगर चाहें तो नोट डाउन कर सकते हो। अब दूसरा हम लोग समझते हैं हिस्ट्री के बाद आपको क्या पढ़ना है इस क्लास के अंदर। ठीक, तो हिस्ट्री के बाद आपको दूसरा पढ़ना है वो है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी डिफिनेशंस आई होप अब आप सबको दिख गया होगा। मैंने किसी से पूछा भी नहीं, किसी से डिस्कस भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आपको डिफिनेशन दिख रहा होगा। सभी कोई मानते होंगे कि ज्योग्राफी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं अर्थ को। ठीक ना, तो अर्थ को हम लोग डिस्कस नहीं करते ज्योग्राफी में, हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ उसको डिस्कस करते हैं, फिजिकल फीचर्स। ठीक, अब कंफ्यूजन हो सकता है कि व्हाट आर दिस फिजिकल फीचर्स। तो आप सुनते होगे ना कि माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, वैलीज हैं, प्लेट्यूज। ठीक, इन सभी का नाम आपने सुना होगा। तो ये फिजिकल फीचर्स हैं किसके, तो अर्थ के। ठीक ना, इसको अदर वर्ड्स में हम लोग फिजिकल रिलीफ बोलते हैं, रिलीफ। ठीक, तो ये इनके बारे में स्टडी किया जाए, फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी किया जाए, या स्टडी किया जाए एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर आई होप सबको क्लियर होगा, साइंस के सभी अच्छे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे। तो एटमॉस्फेयर आपको क्लियर है, एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। ठीक ना, इसके बारे में हम पढ़ें कि भाई कैसे हमारा एटमॉस्फेयर जो होगा हमें इफेक्ट करता है। साथ ही साथ ह्यूमन की एक्टिविटीज, ह्यूमन की एक्टिविटीज यानी हमारी एक्टिविटीज जो हमारे फिजिकल फीचर को कैसे बदल रही है। ठीक, हमारे एक्टिविटीज का जो हमारे एटमॉस्फेयर उस पर क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, तो इन सब के बारे में अगर हम पढ़ें। इसके साथ हम पढ़ें क्या, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एंड रिसोर्सेज। ठीक, किस तरीके से लोग जो होंगे वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। तो अगर इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ज्योग्राफी। ओके, क्लास में से कुछ लोगों को रिमूव करने का टाइम आ चुका है। आपने जो भी एक्टिविटी आप लोग कर रहे हो वो सभी के सभी रिकॉर्ड हो रहे हैं। और जब हम रिकॉर्डिंग चेक करेंगे उस समय किस टाइम पे, क्योंकि अभी कभी कभी ऐसा हो रहा है कि हम स्क्रीन पे देख नहीं रहे हैं जिस टाइम पे ये लाइंस आ रहे हैं। तो जब भी मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि किसने किया है, वो पर्सन ब्लॉक रहेगा।
ठीक है, अब आप एक्टिविटीज कीजिए। नोट कर चुके आप सभी डिफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी? ओके, नेक्स्ट हम आते हैं हम लोग। अब आप मुझे बताएंगे व्हाट डू मीन बाय सिविक्स। सिविक्स में आप लोग क्या पढ़ते हैं? अगर कोई ओरली बोलना चाहता होगा ही कैन रेज हिज हैंड, हम वहां से आप अपनी ओरली बोल सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। बाकी अगर कोई चैट सेक्शन में बात करना चाहे वो वहां भी कर सकता है। ओके, तो हम आते हैं सिविक्स। व्हाट इज सिविक्स? देखिए, सिविक्स में क्या होता है कि ये एक्चुअल में क्या होता है, स्टडी ऑफ राइट एंड ड्यूटी ऑफ सिटीजन। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो सिविक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं द वे इन विच अ लोकल गवर्नमेंट वर्क, किस तरीके से हमारा लोकल गवर्नमेंट काम करता है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट यानी कि आपके आसपास का गवर्नमेंट कैसे वर्क करता है। जैसे कि हम अगर अपना एग्जाम्पल लें तो हमारे आसपास गवर्नमेंट कौन है? तो हमारे आसपास गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट हेड होते हैं उसको हम बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में वार्ड कमिश्नर, ठीक है, मुखिया, ये नाम सुनता हूँ। तो ये वर्क कैसे करते हैं, तो जब हम लोग डिटेलिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये किसके अंडर वर्क करते हैं। तो ये वर्क करते हैं अंडर स्टेट। स्टेट में कौन होगा हेड? तो वो होंगे आपके कौन? तो चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब वो चीफ मिनिस्टर जो होंगे वो कैसे वर्क करेंगे? तो चीफ मिनिस्टर जो होंगे वर्क करेंगे कैसे? तो एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होता है, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है। वैसे हम लोग पढ़ेंगे फेडरलिज्म दोनों के दोनों जो होंगे वो सेपरेट होते हैं। वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज लॉट मच डिफरेंट फ्रॉम द वर्किंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनका लुक आफ्टर करता है, इनके वर्किंग को देखता है। ठीक है, और ऐसे में हम क्या होता है कि जब हम अपने लोकल गवर्नमेंट की वर्किंग को पढ़ना शुरू करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग क्या होता है कि हम सभी वर्किंग कैसे होता है, हमारे कंट्री के अंदर गवर्नमेंट कैसे काम करता है, उन सभी चीजों को जान लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो स्टडी होती है जिसमें हम लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, इसी को हम बोलते हैं सिविक्स। ठीक, तो जब वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हम जान रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें कुछ और भी जानना होगा कि गवर्नमेंट ने हमें क्या अधिकार दिए हैं, क्या राइट दिए होंगे। आप सभी पढ़ चुके होंगे अबाउट फंडामेंटल राइट्स। आप सभी पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, वेट प्लीज आई विल रिपीट अगेन। आप सभी पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट क्या है। होता है ना, फंडामेंटल राइट हमारे पास है राइट टू स्पीक, राइट टू फ्रीडम, राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारे फंडामेंटल राइट है। तो जब गवर्नमेंट अपनी वर्किंग करती है साथ साथ अपने सिटीजन्स को कुछ राइट भी प्रोवाइड करती है। तो वो जो प्रोवाइड किया उसने, जो राइट्स में प्रोवाइड किए गए, ठीक है, इसके साथ इसकी भी स्टडी साथ साथ अगर हमें गवर्नमेंट ने राइट दिया तो साथ साथ हमें कुछ ड्यूटीज देते हैं। हमारे पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि हम अपने कंट्री के जो भी यूनिटी होगा, रिलीजन होगा, उसको हम फॉस्टर करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, तो फॉस्टर करेंगे, उसका प्रचार करेंगे। हम कोई भी जो होगा जो भी आपके कंट्री के जो भी एसेसरीज हैं, ठीक, तो उसको हम बिल्कुल भी बर्बाद करने का ट्राई नहीं करेंगे। जब भी बात होगी किसकी, जब भी बात होगी हमारे कंट्री के रिस्पेक्टफुल मैनर की, यानी कि अगर हमारे नेशनल एंथम की बात होगी, हमारे नेशनल फ्लैग की बात होगी तो हम उसको बिल्कुल ही रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक ना, तो जब हम इनके बारे में डिस्कस करें, ठीक है, तो अभी हमने 3 टॉपिक को डिस्कस किया कि हमारे कंट्री में गवर्नमेंट वर्क कैसे करता है, लोकल गवर्नमेंट वर्क कैसे करता है। इसके साथ साथ
हमारी ड्यूटीज क्या क्या है, ठीक है, और इसके साथ साथ हमें राइट क्या क्या मिला, ठीक, इसके साथ साथ हमारे राइट्स क्या क्या मिले हुए हैं और कहाँ पे, तो जिस शहर में जिस सिटी में हम रहते हैं, ठीक है, तो सिटी में रहते हैं तो सिटी में क्या राइट मिला हुआ है, तो वहाँ क्या ड्यूटीज हैं, उसके बाद सिटी से बड़ा होगा स्टेट, उससे बड़ा होगा कंट्री, तो सिटीजनशिप भी इसके अंदर मैटर करता है। तो इन सभी टॉपिक्स की जब स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम एक स्पेशल जो होगा साइंस रखते हैं, स्पेशल पार्ट रखते हैं, दैट वन इज नोन एज सिविक्स, ठीक ना। आई थिंक अब आप लोग क्लियर हो गया व्हाट डू मीन बाय सिविक्स। हिंदी में कहा जाए नागरिक शास्त्र, हिंदी में सिविक्स का मतलब होता है नागरिक शास्त्र। किसी को भी कोई डाउट हो हैंड रेज कर सकता है। ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट वन इज इकोनॉमिक्स। अब बारी आती है इकोनॉमिक्स की, ठीक। इकोनॉमिक्स क्लास 9th में फर्स्ट टाइम आई थिंक आप लोग को इंट्रोड्यूस हो रहा होगा। वैसे इकोनॉमिक्स के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है, ठीक, लेकिन वो इकोनॉमिक्स अभी तक आपके सामने एक प्रॉपर सब्जेक्ट रूप में नहीं आया हुआ। अब हम बात हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक्स, ठीक ना। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब है धन, पैसा। कंट्री के अंदर कैसे जो होगा हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, किस चीज का, वेल्थ का। सामान बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, या ग्रेन्स का प्रोडक्शन जो होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वेल्थ, वेल्थ कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब क्या होगा, हम खुद उसको कैसे यूज करेंगे, उस वेल्थ की बात कर रहे हैं हम लोग, किसी खास किसी गिवन आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने वाले नहीं है, ठीक ना। और ये वेल्थ कैसे ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। तो जब इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये जो होगा, ये टॉपिक किसके अंदर आएगा, तो ये सोशल स्टडीज या सोशल साइंस के एक नेक्स्ट ब्रांच के अंदर आएगा, एंड दैट ब्रांच इज नोन एज इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप सभी इसको नोट डाउन कर लेंगे। द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ इज नोन एज इकोनॉमिक्स। मूविंग अहेड, अब हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें पता मिलने वाला है कि अब हमको हिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। आज का क्लास हम लोग हिस्ट्री से बिगिन कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में आपका 3 सेक्शन जो होगा डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो सेक्शन 1 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक, टॉपिक आएगा, इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचरस टॉपिक आएगा, नासिज्म, नाजी, हिटलर, ठीक, नाम सुना होगा आपने, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 1 फर्स्ट में जो होगा हम लोग डील करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो आज हम लोग ऑलमोस्ट बिगिन कर लेंगे। उसके बाद जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो जाएगा तो रशियन रेवोल्यूशन, एंड थर्ड जो होगा वो राइज ऑफ नासिज्म, ठीक। पहले के सिलेबस में यानी कि बिफोर 2019, आई थिंक 2019 के पहले आपका एक ही चैप्टर होता था इंपॉर्टेंट, वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ये 2 चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ नासिज्म, ये आपके ऑप्शन हुआ करते थे, यानी कि आपको इन दोनों में से किसी एक चैप्टर को पढ़ना होता था, ठीक। लेकिन आफ्टर 2019 अब ये तीनों के तीनों चैप्टर कंपल्सरी बन चुके हैं। अभी आप लोग सुने होंगे कोरोना एपिडेमिक जब आया था तो उस टाइम पे भी ये जो 3 चैप्टर हैं, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, और तीनों चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। सिलेबस में भी इनको रिड्यूस नहीं करना है। अभी आपको कुछ नोट नहीं करना है, अब आपको ये नोट नहीं करना है, मैं जब नोट करना होगा मैं आपको बताऊंगा, और आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे, और आप क्या करेंगे कि आप उस वीडियोस को पॉज करके स्क्रीनशॉट करके जो भी आपको नोट डाउन करना होगा आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके अदिति राज एंड प्रिंस, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी इंट्रोडक्शन में आपको कोई भी नोट नहीं करना है, कोई भी टॉपिक या कोई भी मैटर को आपको नोट डाउन नहीं करना है, अभी बस समझना है कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक। तो देखिए अब इसके बाद फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में।
फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फर्स्ट चैप्टर जो बिगिन करेगा उसमें हम टोटली डील करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम क्या जानेंगे क्या नहीं। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर हमको मालूम चलेगा आइडिया ऑफ लिबर्टी। अब लिबर्टी नया चीज आप लोग के लिए एक न्यू थिंग आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी। तो अभी तक आपने जो फ्रीडम समझा है ना, लिबर्टी इज अ काइंड ऑफ फ्रीडम, ये फ्रीडम है, लेकिन लिबर्टी का अलग अलग मीनिंग निकलेगा, क्लास 10 में हम लोग इसको डील करेंगे। तो सोशियोलॉजी में यानी कि सोसाइटी के अनुसार लिबर्टी क्या होती है, तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ योर थिंकिंग होता है, आपकी सोच के स्वतंत्र। थोड़ा हम लोग इस पर डील करते हैं। जैसे कि अगर ब्रिटिश पीरियड आप लोग को याद होगा, तो ये कंपल्सरी कर दिया गया था ब्रिटेन पीरियड के अंदर कि जो भी इंडियंस होंगे वो इंडियंस किसी भी कंडीशन में वो ब्रिटेन को प्रेज ही करेंगे, उन्हें प्रेज ही करना है ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन जो होगा जिसकी वर्किंग काफी बेटर है, ब्रिटेन से ज्यादा बेटर वर्क करने वाला कोई और कंट्री नहीं हो सकता है। और जब से ब्रिटेन आया है तभी से इंडिया का ग्रोथ होना शुरू हुआ। ठीक है, तो वहां पे क्या किया गया, हमारी जो सोच होती है, हमारी जो थिंकिंग होती है, हमारा जो अवेयरनेस होता है, उसको कैद कर लिया। ठीक ना, हमें वो प्रोवाइड नहीं किया गया। ओके, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो आइडिया ऑफ लिबर्टी कैसा है। अली अब्बास रिजवी, अली अब्बास रिजवी अपने कैमरा को स्विच ऑफ कीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर फ्रीडम के बारे में। फ्रीडम आप सभी को पता है कि व्हाट इज फ्रीडम। आज जो आपको आज़ादी मिली हुई है वो सभी की सभी फ्रीडम है। इसके साथ इक्वालिटी, इक्वालिटी क्लियर है आई थिंक, इक्वालिटी समानता। वन मिनट, आकाश शर्मा, आकाश शर्मा के नाम से जो भी पार्टिसिपेंट है जरा आप अपना माइक ऑन कर लेंगे। आकाश शर्मा, यस आकाश सर। शर्मा, प्लीज आप अपने आप को रिनेम कर ले। एज पर आवर कोऑर्डिनेटर यू आर आस्था। यस सर। ओके, ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले लिबर्टी का, फ्रीडम का, इनइक्वालिटी का। ठीक, अब आपको ये जानकर एक एक हो सकता है कि थोड़ा बहुत सरप्राइज हुआ कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही हमारी कंट्री में जो इंडिपेंडेंस आया है, जो आज़ादी हमें मिली है, इन सभी का जो आइडिया है ये यहीं से बिगिन करता है। ठीक, और इसीलिए हमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल रहा है कि फ्रेंच में आखिर हुआ क्या, फ्रांस में ऐसा हुआ क्या था। आप बहुत सारे स्टेटमेंट पढ़ोगे यूरोप के बारे में, यूरोप पूरा का पूरा फ्रांस से डरा करता था। वो फ्रांस के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं होने देता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर फ्रांस के अंदर कोई एक्टिविटी होगी तो उसका इफेक्ट पूरा यूरोप पे पड़ेगा। और जो जिस एक्टिविटी का इफेक्ट यूरोप के ऊपर पड़ रहा है वो एक्टिविटी क्या होगी कि अब इन फ्यूचर पूरे के पूरे वर्ल्ड को जो होगा वो किसी न किसी तरीके से जो होगा अपना इफेक्ट दिखाने वाली है। ठीक है, तो हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इन सभी चीजों को डील करेंगे, इन सभी टॉपिक को डील करेंगे। ओके, ठीक, अब इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्या, तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन किया था उस समय यहाँ पे मोनार्की था। मोनार्की मतलब राजा का युग है, राजतंत्र है, किंग हुआ करते थे, लुई 16। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या किया कि इसके कारण एंड ऑफ मोनार्की हो गई फ्रांस के अंदर, राजतंत्र खत्म हो गया और तब से डेमोक्रेसी बिगिन कर गई एक बड़े लेवल पर। उस समय सबसे पहले राइट टू वोट आया, राइट टू वोट। ठीक है, राइट टू वोट के अंदर लोग वोट करके खुद अपनी सरकार बनाना शुरू कर दिए। तो ये सभी के सभी टॉपिक जो होंगे वो हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर पढ़ना है। ठीक ना, इसके साथ साथ
फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम और क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस होते थे, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ राजा के घर में अगर किसी का जन्म हो गया तो वो हमेशा एज अ किंग ही ट्रीट किया जाएगा। अगर किसी का जो है जन्म बाय बर्थ अगर वो क्लर्जी है तो उसको एज अ क्लर्जी ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये सभी इंसिडेंट हुए। लेकिन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, ये जो भी प्रिविलेजेस होते थे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ उसको उसने रिमूव कर दिया। नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ कोई भी प्रिविलेजेस किसी को मिलने वाले नहीं है। अगर किसी को प्रिविलेजेस मिलेंगे तो वो किस बेसिस पे मिलेंगे, तो वो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। जन्म के आधार पे कोई भी प्रिविलेज, कोई भी बेनिफिट हम आपको देने वाले नहीं है। ओके, इसी रिवोल्यूशन में हम लोग जो अभी राइट की बात कर रहे हैं, ठीक, तो वो राइट के बारे में हमें पढ़ना होगा। इस रिवोल्यूशन में हमें बहुत सारे राइट मिलेंगे। तो जो ह्यूमन के राइट है, मैन के राइट है, सिटीजन का राइट है, वो राइट कहाँ से आया, तो उस राइट के बारे में हमें पढ़ना कहाँ से है, तो ये फ्रांस से है, ठीक ना। और इसके साथ साथ कि वो जो राइट है वो राइट इन्हें दिया कि वो इक्वालिटी का डिमांड कर सकते हैं। इक्वालिटी, जैसे आज सुनते हो कि हमारे कंट्री में के अंदर लॉ जो होगा वो सबके लिए इक्वल है। लॉ जो होगा वो हमारे लिए भी वही है जो कि हमारे पीएम के लिए, ठीक है। भले ही आप लोग में से बहुत लोग और हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि ये बस रिटन नोटिस की तरफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सभी के सभी जो होंगे एक्चुअल में ऑन द फ्लोर नहीं। बट फिर भी इन सभी की अगर कहीं से एडवांसमेंट हुई है, कहीं से इनका जनरेशन हुआ है, तो वो जनरेशन कहाँ से हुआ है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। एक बार फिर हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि सेक्शन 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस चैप्टर ने हमें प्रोवाइड किया, इस इंसिडेंट ने हमें प्रोवाइड किया कि लिबर्टी कहाँ से आई, फ्रीडम कहाँ से आई, इक्वालिटी कहाँ से आई, ठीक। इसके बाद इसी रिवॉल्यूशन ने मोनार्की, डिक्टेटरशिप या बाकी ऑटोक्रेटिक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो होंगे उस गवर्नमेंट को हटाने का स्टार्ट कर दिया। इस रिवोल्यूशन ने जो प्रिविलेजेस होते हैं, दैट प्रिविलेजेस व्हिच वर बेस्ड ऑन द बर्थ, उन सभी चीज़ों को खत्म कर दिया और एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लेकर आया जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगा बिगिन करना शुरू किया, ठीक। इसके बाद राइट्स टू अ मैन, ये कहाँ से आया, तो राइट्स टू मैन आया आपके फ्रेंच रिवोल्यूशन से डिक्लेरेशन हुआ राइट्स टू मैन का। और इसके साथ साथ जो भी आइडियाज हैं, आइडियाज किसके, तो राइट्स के, इक्वालिटी के, ये सभी आइडिया जो होंगे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक। नहीं, अभी आपको कुछ भी नोट नहीं करना, अभी आपको सब कुछ समझना है। और जिसे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे उसको यहीं पर डिस्कस करना है कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। ओके, एम आई क्लियर? चलिए, तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन 1 के बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 को, अदिति राज। वन मिनट, अदिति राज अदिति राज, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने क्वेश्चन बोल सकती हैं। अदिति,
सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन नोट कर लिया है मैंने। ओके, आप इसे नोट कर सकते हैं। आप अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो हम लोग सेक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, आप उसे नोट ना कीजिएगा। ओके सर। ओके, ठीक। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेकेंड चैप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। तो सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सोशलिज्म को। सोशलिज्म, ठीक, सोशलिज्म समाजवाद। देखो सुनकर बड़ा हंसी आएगी कि जब ये सोशलिज्म बिगिन किया था तो सोशलिज्म में इसने किया क्या, ये जो एक तरह का एक आइडिया आया, इसने सोसाइटी को इक्वेबल लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। जैसे कि इसने क्या किया कि हमारे कंट्री के अंदर कोई भी किंग नहीं होगा, हमारे कंट्री के अंदर कोई भी जो होगा वो रिचर पर्सन नहीं होगा, सभी के सभी इकोनॉमिकली इक्वल होंगे। तो इकोनॉमिकली इक्वल में उसने कुछ अलग तरीके को आइडिया लेकर आए। जैसे कि अगर किसी के पास जो इकोनॉमिकली बहुत ही प्रोस्पेरस होगा तो उसकी जो भी इकोनॉमी होगी उस इकोनॉमी को स्प्रेड कर दिया जाएगा वैसे पर्सन को जो कि प्रोस्पेरस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ना। अगर आपने बहुत अधिक अर्न कर लिया, आपके पास पैसे काफी अधिक हैं, तो बहुत वो सारे के सारे जो वेल्थ हैं वो आपके पास नहीं छोड़े जाएंगे, ठीक। वो वेल्थ क्या किए जाएंगे, वो वेल्थ आपको जितना वर्किंग के लिए नीडफुल है, आपके लिए आप जितना नीडफुल है उस वेल्थ को उतना आपके पास छोड़ दिया जाएगा, और बाकी आपके जो भी होंगे उन सभी को जो होगा वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किसको, तो वैसे लोग जो कि नीडी होंगे, ठीक ना। तो हम लोग सोशलिज्म के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, रशियन रेवोल्यूशन के अंदर। रशियन रेवोल्यूशन के अंदर हम लोग मेनली सोशलिज्म का आइडिया ऑफ सोशलिज्म जो होगा उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी वही कहानी होगी, वहाँ पे भी एक मोनार्क होगा, जार, ठीक है। जार रूल करेगा, जार निकोलस सेकंड, और फिर क्या होगा कि फिर उसे अपना पावर जो होगा छोड़ना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद कई सारे से फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में आपने सुना होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ, तो वो भी हमारा जो होगा कहाँ बिगिन करेगा, तो रशियन रेवोल्यूशन में। और यहीं से याद रखिएगा सेकंड वर्ल्ड वार कहाँ होगा, तो फिर हम जो थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पर्सन जो होंगे वर्कर्स इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करेंगे। इकोनॉमिक इक्वालिटी जो अभी हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिकली पूरे के पूरे कंट्री के जो भी सिटीजन होंगे वो सभी के सभी जो होंगे वो बराबर होंगे। इसके साथ इस कंट्री में, रशिया के बारे में आप जानोगे तो रशिया एक टोटली एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री था। यहाँ पे मैक्सिमम पर्सन जो होंगे वो एग्रीकल्चर करते थे। जैसे इंडिया अभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, यहाँ पे मैक्सिमम पर्सन जो एग्रीकल्चर करते हैं, अबाउट 65% लोग अभी यहाँ पे करते हैं, और रशिया में तो मोर देन 85% लोग एग्रीकल्चर किया करते थे, ठीक। तो वो एग्रीकल्चर से कैसे चेंजेस होकर मैकेनाइजेशन होना शुरू होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया, कैसे कैसे राइट ऑफ सिटीजन की डिमांड होगी, जो अधिकारों की डिमांड होगी उसको डिनाई किया जाएगा, और उस टाइम पे किस तरीके के रिवोल्ट होंगे, ये सभी के सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहाँ पे, तो रशिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर ये जो 2 चैप्टर हम लोग बिगिन कर जाएंगे, तो उसके बाद आई थिंक सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में, ठीक। जर्मनी में आप सभी नाम सुना होगा, हिटलर, एक बहुत ही क्रूअल डिक्टेटर, ठीक। लेकिन हिस्ट्री में बहुत सारे लोग इसको एक बहुत ही डिवोटेड सिटीजन भी मानते हैं, बहुत ही डिवोटेड सिटीजन था। उसके बारे में हम उसकी स्टडी को करेंगे, कैसे वहां पे हिटलर अपनी पार्टी को जो होगा उसको प्रमोट करना शुरू करता है। उसकी एक पार्टी आएगी, नाजी पार्टी, और नाजी पार्टी का वो फेथ रखेगा, नाजी पार्टी के कुछ व्यूज रखेगा सबके सामने, और वो होगा नासिज्म, ठीक। अब नासिज्म के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हिटलर ने बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा चुके थे जिसमें अपने ही सिटीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका था, एक डिजायरेबल में और एक अनडिजायरेबल में। वो ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस, उनके कलर के आधार पे, उनके ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, उसके आधार पे वो डिवाइड कर देता पर्सन को, और पर्सन को डिवाइड करने के बाद जो डिजायरेबल थे उनको बेनिफिट देता था, ठीक है। और बाकी जो अनडिजायरेबल थे उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल देता था, उन्हें स्कूल से बाहर निकाला था। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे में पढ़ेंगे कि एक खास तरह की उसने फीलिंग जनरेट कर ली थी, एंटी जेविश फीलिंग। एंटी जेविश फीलिंग उसने जनरेट कर ली, किसने, हिटलर ने। और एंटी जेविश फीलिंग में उसने क्या किया कि जो जीव थे, एक खास तरह के लोग थे, एक खास तरह कम्युनिटी होते हैं, हिंदू मुस्लिम होते हैं ना, वैसे जीव थे, उन सभी को उसने मारना शुरू कर दिया, ठीक। एक रेंडरलेस किलिंग उसने करना शुरू कर दिया था जीव्स का, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कैसे, किस तरीके से हिटलर जो होगा वो जो ह्यूमैनिटी होती है उसका एक बड़ा एनिमी जो होगा वो क्रिएट होकर चला जाता है। उसकी जो वर्किंग थी वो टोटली फ्राइटनिंग थी, सभी को डरा के रखा था, ठीक। नाजी का जो टाइम था, नाजी का टाइम यानी हिटलर का जो टाइम था,
इस टाइम को एक लोग जो थे इसको टाइम ऑफ हॉरर, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, रेन ऑफ टेरर एक तरीके से कह सकते हैं, इसको मान के चलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ उन्हीं लोग को हिटलर बेनिफिट देता था जो कि उसकी कैटेगरी से। ठीक, ऑन द होल हमने डिस्कस किया कि हम लोग इन 3 चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं। हिस्ट्री में क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री में जो फर्स्ट सेक्शन हम लोग को पढ़ा उसके अंदर हम लोग 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ नाजिज्म। ठीक, ये 3 चीज हम लोग पढ़ेंगे, और इन तीनों में हम लोग किस किस टॉपिक को नॉर्मली डिस्कस करेंगे हमने वो डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं आज के चैप्टर में, और आज का जो चैप्टर है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आप सभी अपने नोटबुक के साथ अब रेडी हो जाएंगे, नोटबुक और अपने बुक के साथ रेडी हो जाएंगे। ठीक है, अदिति सर 1 मिनट, अदिति फिर से आप बताएंगे। सर अब जो आप लिखवाएंगे उसको नोट करेंगे। हाँ बिल्कुल, अब आप उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो भी पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हमें समझना था और अब हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, समझना भी है, एग्जाम की तैयारी करनी है। श्रीजा सर बुक अभी सर सिर्फ इकोनॉमिक और सिविक्स की ही सर अवेलेबल है, क्योंकि स्कूल से लिए तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू, जो भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो नोट्स आपके बुक से ही बनाए हुए हैं। तो अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी आप इसके थ्रू जा सकते हैं। बुक्स उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिन्हें लगता है कि कोई टॉपिक हम मिस कर गए। इट मे पॉसिबल कि जब हम नोट्स बना रहे हो तो उस समय कोई टॉपिक हम मिस कर गए हों और उस टाइम पे मैंने उसको डील ना किया हो। तो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर बुक में ये लिखा हुआ है जो आपने डिस्कस नहीं किया। ओके ओके सर। ठीक, तो बिगिन करते हैं हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक ना, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी जो होगी ना, आपके जैसे मूवीज में अगर आप देखते होगे तो मूवीज में कभी कभी क्या होता है कि स्टोरी जो होगी पास्ट इवेंट से बिगिन करती है। ठीक, घटनाएं कुछ घटती हैं, कुछ इंसिडेंट होते हैं, और उसके बाद फिर जो होगा प्री कैप के बाद फिर से बताया जाता है कि आखिर वो घटनाएं, वो इंसिडेंट हुए क्यों थे, क्या कॉजेस थे उस घटना होने का। ठीक, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कुछ वैसे ही करता है, वैसे ही बिगिन करता है। ठीक, होता क्या क्या है, तो फ्रांस में एक जगह था बास्तील। बास्तील, ठीक, बास्तील वो जो प्लेस है वो पेरिस, जो फ्रांस का कैपिटल था, वहां पे एक बास्तील नाम का जेल हुआ करता था। उस बास्तील जेल पे, उस बास्तील फोर्ट पे 14 जुलाई, आप इस चीज को बिल्कुल नोट करके रखेंगे, 14 जुलाई 1789 को कंट्री के अंदर, कंट्री यानी कहाँ पे, तो बास्तील के अंदर काफी कुछ चेंजेस होना शुरू हो गए। कंट्री के अंदर एक अलार्मिंग सिचुएशन आ गया। घटनाएं समझनी है, अलार्मिंग सिचुएशन, सभी के सभी लोग जगे हुए हैं, सभी के सभी लोग जो होंगे वो चिंतित है, सभी के सभी लोग जो कॉन्शियस हैं उन्हें पता करना है कि आखिर व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन बास्तील, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन पेरिस, व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशंस विल बिगिन इन पेरिस नाउ, फ्रांस में क्या क्या होने वाला है, हाउ गवर्नमेंट विल रिएक्ट। ये सभी चीजें अब शुरू हो गई थी कहाँ पे, तो फ्रांस के अंदर। कब डेट, 14 जुलाई 1789। ठीक, एक र्यूमर फैल गया, र्यूमर फैला हुआ है, र्यूमर का अफवाह फैला हुआ है क्या, कि तुरंत कंट्री के अंदर क्या होगा कि राजा अब आएंगे, और राजा जो होंगे वो अब ऑर्डर करेंगे आर्मी को कि तुम ओपन फायर करो, यानी कि बेइंतहा बिना इंतजार किए हुए, बिना मेरे ऑर्डर लिए गोलियां चलाओ। ठीक है, सभी के सभी लोग जो होंगे अब इस चीज के चक्कर में थे, इस चीज को वेट में थे कि क्या ऑर्डर आने वाला है एज पर द गवर्नमेंट, एज पर द गवर्नमेंट मतलब एज पर द किंग, राजा क्या रूल रेगुलेशन करने वाले हैं, क्या करने वाला है। उस समय अबाउट 7000 पीपल, 7000 से अधिक लोग जो होंगे वो टाउन हॉल, एक हॉल था जहाँ पे मीटिंग की जाती थी पर्सन्स की, उसके सामने गैदर हो गए, और वो पीपल्स मिलिटिया, यानी कि पीपल मिलिटिया ब्रैकेट में देखिएगा हिंदी में लिखा होगा जन सेना, वो बनाना शुरू कर दिया। ठीक, उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो कि गवर्न बिल्डिंग के अंदर एंटर कर गए, किस चीज के लिए, तो इन द सर्च ऑफ आर्म्स, आर्म्स हथियार ढूंढने के लिए। कई सारे लोग जो होंगे, ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल्स मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, ईस्टर्न पार्ट
जहाँ पे राजा रहा करता था, ठीक है। और वहीं पे जो था वो फोर्ट था बास्तील का, ठीक। वहां पे वो लोग इंटर कर गए और उन्हें ये लगा कि अब वहां पे पहुंचेंगे तो वो दे कैन हॉर्ड व्हाट एमुनाइजेशन, हॉर्डेड एमुनाइजेशन, मतलब गोला बारूद जो होगा वहां से वो लूट सकते हैं, ठीक है। मतलब देखिए हो क्या रहा है कि 14 जुलाई 1789 को पूरे के पूरे पेरिस में एक ऐसा सिचुएशन बन गया जहां पे लोगों को लग रहा है कि अब किंग हमारे ऊपर अटैक करेगा, और इसके पहले किंग अटैक करे लोग अपने आप को रियूनाइट कर रहे हैं। और वो टाउन हॉल के सामने गैदरिंग करना शुरू कर दिए, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर आर्म्स की खोज में इंटर करना शुरू कर दिए, और बास्तील जो फोर्ट था, बास्तील फोर्ट, उसके अंदर इंटर कर दिए, ठीक है। इसके साथ उन्होंने किया क्या कि जो बास्तील का कमांडर था, जो बास्तील जेल है, जो फोर्ट था, उसके कमांडर को उन्होंने मार दिया। कमांडर को मारने के बाद वहां से प्रिजनर्स जो थे, जिसको बास्तील में कैद करके रखा गया था, जो फ्रांस के सिटीजन थे जिन्हें कैद करके रखा गया था, उनको वहां से रिलीज कर दिया गया। ये जो बास्तील था, इसे सभी के सभी लोग हेट कर रहे हैं। क्यों हेट कर रहे हैं? फौजी बनता है, क्यों हेट कर रहे हैं बास्तील को? ठीक, बास्तील को इसलिए नोट कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, क्योंकि बास्तील जो था वो डिस्पोटिक पावर का एक रिजेम्बलेंस था। राजा का जो डिस्पोटिक पावर है उसको रिजेंबल कर रहा था बास्तील, यानी कि राजा की जो क्रूर, उनके जो क्रूरता है, राजा कितने ब्रुटलिटी के साथ फ्रांस पे वर्क कर रहा है, इन सभी ब्रुटलिटी को बास्तील जो था वो उन सभी को आइडेंटिफाई करा रहा था। तो लोगों को एक घृणा, एक फीलिंग ऑफ हेटनेस जो थी वो बास्तील के लिए हो गई थी। वो बास्तील से बिल्कुल परेशान थे, और ऐसे में उन्हें लगा कि अगर वो बास्तील को परेशान करते हैं, बास्तील को तोड़ते हैं, बास्तील को अगर डिमोलिश करते हैं, तो राजा इस चीज को समझ जाएगा कि अब हमारी कंट्री के अंदर सभी लोग जो होंगे वो जान चुके हैं, ठीक। उसके बाद वो लोग बास्तील को डिमोलिश भी करते हैं, और डिमोलिश करने के बाद हैटर्डनेस इतनी अधिक बढ़ी हुई है, इतनी अधिक नफरत है कि वो लोग उसके फ्रैगमेंट को, उसके टुकड़ों को उठा कर ले जाते हैं, मार्केट में उसको सेल किया जाता है, और काफी सारे लोग उसको खरीदते भी हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि वो एक सोवेनियर का काम करता था। सोवेनियर मतलब होता है एक रिमेम्बल थिंग, रिमेम्बल आर्टिकल, स्मृति चिन्ह इसको बोलते हैं, कि हाँ हमारे हिस्ट्री में ऐसी कोई घटना घटी थी जिसमें हमने राजा को ही परेशान कर दिया, ठीक ना। तो ये हुआ था बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। डेट था 14 जुलाई 1789, ठीक। जिसको नोट करना होगा, जब इसके रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे तो आप उसको वहां से नोट कर लेंगे। पहले हम स्टोरी समझ लेते हैं, उसके बाद आपको फिर अगर आपको ये पीपीटी भी चाहिए होगा तो प्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको इसका प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक ना। श्रीजा, आपको कुछ बोलना है? एक्सक्यूज मी सर। श्रीजा, कुछ बोलना है आपको? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हेलो। सर लास्ट पॉइंट नहीं समझ में आया, थोड़ा सर एक बार और समझा कौन सा दीजिए। पॉइंट? सर सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट, बास्तील। बास्तील वाज ये हिटेड बाय ऑल, यही ना? यस सर। ओके, देखिए बास्तील किंग ना, किंग वहां के थे लुई 16, अब उनका नाम भी जान लीजिए। ये लुई 16 अपने पावर को ना सबसे अधिक यूज किया करते थे लोगों के अगेंस्ट। पूजा कुमारी, स्विच ऑफ योर कैमरा। तो लोग क्या करते थे कि राजा जो होगा राजा से हेट करेंगे, और राजा अपना सबसे अधिक पावर कहाँ पे यूटिलाइज करता था? तो सबसे अधिक पावर यूज करता था बास्तील पे, ठीक ना। तो बास्तील को ही वो लोग रिजेंबल करना शुरू करते कि बास्तील जो है, बास्तील फोर्ट जो होगा, इट इज एक्चुअली द रिजेंबलेंस ऑफ डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। तो जितने भी लोगों को राजा से घृणा थी, राजा से जो हेटनेस रखते थे, उन्हें लगा कि वो घृणा कब खत्म होगी। तो जैसे आपको अगर किसी के साथ किसी के साथ अगर सपोज करो आपको किसी के साथ कोई नफरत हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप क्या करोगे? अगर आप उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो तो उसकी सबसे फेवरेट जो थिंग होगी उसको उसको नुकसान पहुंचाओगे, ठीक। आप उससे भी नफरत करना शुरू कर दोगे। तो वही घटना यहाँ पे हो रही है, वही इंसिडेंट यहाँ पे हो रहा है। किंग का सबसे फेवरेट या सब किंग का सबसे अधिक पावर कहाँ पे दिखता है? तो दिख रहा है बास्तील को। और इसीलिए सभी के सभी जो हैं, सभी के सभी मतलब कौन? सिटीजन्स ऑफ फ्रांस, वो बास्तील से हेट करते हैं। और ये बास्तील सिंबलाइज करता है डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग। एज रिजल्ट क्या होता है कि लोगों ने अटैक कहाँ पे किया? तो उसी बास्तील को। ओके Srija, put your question.
सर इसको नोट भी करना है? आप इसको नोट कर सकते हो, लेकिन काफी कुछ है, तो इसलिए आप इसे अभी लीव कर दीजिए और जब रिकॉर्डिंग मिलेंगे तो आप वहां से उसको नोट कर लेना। तो इसको पूरा नोट करेंगे लास्ट फर्स्ट से नहीं लास्ट नहीं, तक? ऐसा कोई नीड नहीं है। आपको जितना मेमोराइज हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम लोग स्टोरीज पढ़ रहे हैं, ठीक, तो कुछ डेट्स जो होंगे वो डेट्स बिल्कुल आप रखें, जैसे फर्स्ट पॉइंट होगा उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, या जो आपको लगे कि हाँ ये पॉइंट मुझे याद नहीं है, ठीक ना, उसे आप नोट डाउन जरूर करेंगे। सर जो मेन पॉइंट होगा उसको नोट्स कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। बास्तिल कोई पर्सन नहीं है, हु इज बास्तिल नहीं, बास्तिल कोई पर्सन नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है। बास्तिल एक इंस्टीट्यूशन है, एक फोर्ट है, किला है। अनुजा, अनुजा बताएं आप। सर यहाँ पे दिया हुआ है कि 14 जुलाई 1789। तो सर ये जो यहाँ के राजा थे वो ये सब काम तो सर बहुत पहले से करते थे, तो सर यही डेट क्यों, इसी दिन लोग को क्यों रियलाइज हुआ कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब वो होगा? यही जो है ना, यही चैप्टर की बिगिनिंग है, और हम लोग इसी से चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर ये इंसिडेंट हुआ क्यों और इस दिन क्यों हुआ। ठीक, ये उसका आपको आगे मतलब हम जाने लोग को चैप्टर मिलेगा। में यही पढ़ेंगे कि ये हाँ, डेट ये क्यों यूज इंसिडेंट हुआ, क्यों मतलब हुआ। ऐसा क्या हुआ था। जी बिल्कुल। इस ओके डेट के पहले क्या हो रहा था ये भी पढ़ेंगे, और इस डेट के बाद क्या हुआ ये भी पढ़ेंगे। ओके ओके सर। अनुजा, अनुजा आप सर हाँ जी। सर वेस्टल किंग के लिए क्या था, वो नहीं समझ में आ रहा है सर। बास्तिल किंग के लिए कुछ नहीं था। रेड फोर्ट का नाम सुना है आप लोग? यस सर। हाँ, तो वैसा ही एक फोर्ट होता है, फोर्ट जिसकी पूरी की पूरी घेराबंदी कर दी जाती है, और उस फोर्ट पे सबसे अधिक जो होंगे वो गार्ड्स होते हैं, उस फोर्ट पे सबसे अधिक प्रोटेक्शन दिया जाता है, और किंग जो होगा अपना सबसे अधिक जो पावर जो होगा वो पावर को कहाँ शो करेगा, तो उसी जगह पे बास्तिल। तो बास्तिल एक किला था, एक जगह था जहाँ पे किंग अपने पावर का सबसे अधिक यूटिलाइजेशन किया करता था। सर वो मेन बिल्डिंग था मतलब। एक तरह, हाँ, एक बिल्डिंग था, जैसे कि किंग का एक पैलेस था, विंटर पैलेस में उसको पढ़ेंगे, उनका एक पैलेस था जहाँ पे वो रहा करते थे, लेकिन वो वर्क कहाँ करते थे, जहाँ प्रिजनर्स को कैद करते थे, वो प्रिजनर्स को कैद करने का जो जेल था वो बास्तिल था। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, अनन्या का क्वेश्चन है, फॉर व्हाट कॉजेस प्रिजनर्स आर प्रेजेंट इन बास्तिल। आप कंट्री के अंदर कोई भी ऐसे एक्टिविटीज करते हैं विच इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, देन आपको पनिश किया जाएगा, और एज पर पनिशमेंट जनरली क्या किया जाते हैं, तो आपको प्रिजन कर दिया जाता है, आपको कैद कर दिया जाता है। ठीक, तो उस कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जो कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स ने फॉलो नहीं किया है। अभी आप देखेंगे भी, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि सिटीजन्स को बहुत अधिक परेशान किया जाता है इस कंट्री के अंदर। तो कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिस इंसिडेंट के कारण जो कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एज पर द रूल्स मेड बाय द किंग नहीं है, और एज अ रिजल्ट पीपल जो उनको फॉलो नहीं करते हैं उन्हें प्रेजेंट कर दिया गया। स्टॉर्म का मतलब होता है तोड़ देना, स्टॉर्म का मतलब है तोड़ देना। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सिंपली अ लॉ बुक, एक रूल। आपके यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आपके घर में भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जैसे आपकी वर्किंग होती है तो आप वर्क कैसे करते हो, ये वर्किंग जो होगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कोई जरूरत नहीं है कि वो रिटन हुई होगा, लेकिन लॉ अगर आपने बना लिया है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हाँ, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे मॉडर्न के पीरियड में, तो मॉडर्न पीरियड में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं दे आर रिटन, दैट आर रिटन। ठीक है, तो उस समय भी कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि आप क्या करोगे तो इसके लिए हम आपको पनिश करेंगे। जनरली उस समय लोग जो होंगे वो पनिश होते थे फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस, टैक्सेस वो पे नहीं करेंगे तब उसके लिए। और इतनी छोटी छोटी इंग्लिश अगर पूछना शुरू करोगे तो हमको इसको टोटली, एक तो हम एक्चुअली में आपको टोटली हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, फिर भी आप लोग इतने छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं उसका हिंदी पूछ रहे हैं। डिस्पोटिक मतलब होता है कि एक ऐसा पावर
निरंकुश होता है, एक्चुअल में हिंदी निरंकुश होगा आपने समझ पाओगे, जिसमें आप किसी और के बारे में सोचते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, उसको हम लोग बोलते हैं डेस्पोटिक। फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। जो बास्तिल को ब्रेक किया गया तो बास्तिल के टुकड़े भी जो होंगे उसको भी स्प्लिट कर दिया गया, उसको भी फैला दिया। फैलाने स्प्लिट मतलब क्या, फैलाया नहीं गया, उसको हर किसी को प्रोवाइड कर दिया गया। सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? कभी भी कुछ प्रॉब्लम है किसी को? ओके, तो ये इंसिडेंट हो चुके हैं। आई होप इतना सबको क्लियर हो चुका हो, ठीक ना। जहां जहां मुझे लगा है कि ये कुछ टॉप वर्ड्स होंगे वहां पे मैंने ब्रैकेट में खुद उसका हिंदी लिख दिया। जैसे कि मिलिशिया का मतलब लिखा हुआ है एजेंसी, हॉर्डेड एमुनेशन का मतलब लिखा हुआ है गोला बारूद। गोला बारूद तो समझते हो ना, अल्टीमेटली मतलब अंततः, एट लास्ट। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब इसी इंसिडेंट को हम थोड़ा और डील कर रहे हैं, ठीक ना। तो द डेज दैट फॉलोड सॉ मेरी राइटिंग बोथ इन पेरिस। उसके बाद क्या होता है कि राइट होना शुरू हो गया। राइट का मतलब सुनते हो कि दंगा पेरिस में होना शुरू हो गया। और पेरिस के साथ साथ, पेरिस क्या था, इट वाज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। इसके साथ साथ कंट्री साइड यानी कि गांव में भी, वहां के गांव में भी बहुत सारे दंगे होना शुरू हो गए, ठीक। अब ये दंगे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो होंगे उसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके अगेंस्ट? तो हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, खाना जो होगा, फूड जो होगा वो महंगा हो चुका था, ठीक है। और लोग इसके बारे में, इसके अगेंस्ट में भी जो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। अभी तक किसी को ये नहीं लगा था कि ये जो इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट को हम लोग हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। अभी तक लगा था कि हाँ ऐसे छिटपुट घटनाएं तो हमेशा होती रहती हैं, ऐसे इंसिडेंट तो पक्का होते रहते हैं। लेकिन बाद में हिस्टोरियंस जो होंगे, इतिहासकार जो होंगे, उन्होंने पाया क्या, ये घटना जो थी, ये जो इंसिडेंट था स्टॉर्मिंग द बास्टिल ऑन 14 जुलाई 1789, ये था बिगिनिंग एक चेन ऑफ इवेंट्स का। इस दिन से क्या हुआ कि कई सारे इवेंट जो होंगे वो बिगिन करना शुरू कर दिए, विच अल्टीमेटली रेज टू द डेमोक्रेसी इन द कंट्री, जिसने कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी ला दिया, ठीक ना। तो ये बास्तिल तोड़ना एक सिंपल सी घटना नहीं बची, ये बास्तिल का ब्रेक होना एक लॉट मच इंसिडेंट जो होगा उसको लेकर आना शुरू कर दिया, ठीक। एज ए रिजल्ट देखते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर या उस कंट्री के अंदर, फ्रांस के अंदर बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो गए, ठीक ना। अब हमें समझना है कि ये आखिर हुआ क्यों, ये जो इंसिडेंट है ये इंसिडेंट क्यों हुआ। ठीक है, हम समझते हैं कि इंसिडेंट हुआ क्यों। कुछ फिगर आपके सामने है, जैसे ये फिगर देखिए, ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये है स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल का एक इमेज। क्लियर नहीं होगा फिर भी आप समझ सकते हो, छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं वो पोर्शन है, सिटीजन्स हैं फ्रांस के। और ये जो फोर्ट दिख रहा है ये फोर्ट है बास्टिल का। और इस बास्टिल को तोड़ने के लिए जिसको जो भी एमुनाइजेशन मिला है वो अपने एमुनाइजेशन को लेकर आना शुरू कर दिया है। जो भी एमुनाइजेशन मिला, जो भी हथियार मिले, वो हथियार लेकर चले गए हैं कहाँ पे, तो मुझे बास्टिल को किसी तरीके से छोड़ना नहीं है, बास्टिल को मुझे तोड़ देना है, बास्टिल को मुझे खत्म कर देना है, ठीक है। सेकेंड इमेज भी बिल्कुल वैसा ही है, वही जो होगा उसी को थोड़ा सा और बेटर तरीके से दिखाया गया है कि ये भी वही जगह है बास्टिल। देखिएगा पिक्चर रिजेंबल कर रहा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। और लोग वहां पे क्या हो रहे हैं, वहां पे अटैक कर रहे हैं। बास्टिल इतना बड़ा किला, इतना पावरफुल किला, इतना मजबूत जो होगा उसको ब्रेक किया जा रहा है, ठीक ठीक ना। अब अगर आप लोग को इतना क्लियर हो और अभी कैपेबिलिटी बची हुई हो, इसके आगे कोई टॉपिक को डिस्कस करने होंगे तो आप बोल सकते हो, नहीं तो अगर आपको लगता है कि मुझे क्लास को यहीं पे स्टॉप करना चाहिए आज, तो ये भी आप बता सकते हो। क्या क्लास को और आगे एक्सटेंड करें हम? आगे ठीक है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, दोनों आ रहे हैं। ओके, तो अब समझते हैं हम लोग कि फ्रांस में सोसाइटी कैसी थी। आखिर ये सब घटनाएं घट रही हैं तो फ्रांस में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, फ्रांस में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी जिसके कारण ये सभी चीजें हुई हैं। इन तो बाबू बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि चैप्टर काफी लंबा है ये, ठीक है। हम लोग इसके कुछ पार्ट्स तक ही पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी जितने पार्ट्स को जितना जल्दी क्लियर कर सके उतना अच्छा है, ठीक। तो हम लोग पीछे जाते हैं, यानी कि बिफोर 1729, ठीक, ओल्ड रिजाइम के बारे में। ओल्ड रिजाइम जहां भी वर्ड आएगा, ओल्ड रिजाइम मींस द गवर्नमेंट व्हिच वाज बिफोर 1789। 1789 के पहले क्या क्या था,
ठीक है, उसी को हम लोग ओल्ड डिजाइन बोलेंगे। ठीक, तो फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी 18th सेंचुरी में? तो 18th सेंचुरी में हम लोग देखते हैं कि वहां पे रूलर कौन था। तो 1774 ईयर 1774 बर्बन डायनेस्टी, जैसे हमारे यहाँ होता है ना मोदी, या हमारे यहाँ होता है गांधी वंशज, वैसे ही उस कंट्री के अंदर एक फैमिली थी जिसका नाम था बर्बन फैमिली, और बर्बन फैमिली का एक रूलर था लुई 16। 1774 में वो असेंड किया है थ्रोन को, यानी कि वो राजा बना है। ठीक ना अनुजा, जो भी क्वेश्चन होगा हम आपकी क्लास के बाद लेंगे। लुई 16 1774 में किंग बनता है, डेट याद रहेगा आप लोग को, लुई 16 बना किंग। ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जिसमें वो किंग बना है उसका एज है 20 ईयर्स, 20 साल का बंदा बन चुका है राजा, और उसकी शादी हो चुकी है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, और प्रिंसेस का नाम है मैरी एंटोनेट। ठीक है, प्रिंसेस लुई 16 ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री, और वहां की रानी के साथ, वहां के प्रिंसेस के साथ, वहां पे रानी नहीं प्रिंसेस के साथ उसकी शादी हुई है, और उस प्रिंसेस का नाम है मैरी एंटोनेट। ठीक, जब ये किंग बनता है तो उसे मालूम चलता है किंग आखिर रूल कैसे करेगा, तो उसको रूल करने के लिए चाहिए होगा पैसे, इकोनॉमी, वेल्थ। और ये वेल्थ कहाँ होते हैं? तो राजा का खजाना होता है, ट्रेजरी होती है। जब वो रूलर बनता है तो देखता है खजाना में तो कुछ नहीं, खजाना कुछ नहीं है, खजाना खाली पड़ा हुआ है। और खजाना खाली क्यों पड़ा है? क्योंकि बहुत सारे वार फ्रांस लगातार लड़ते जा रहा था। लुई 16 के आने के टाइम तक फ्रांस जो होगा वो बहुत सारे वार जो होगा वो लड़ते रहा था, लगातार वार करते जा रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ लुई 16 का जो पैलेस है, जिसको हमने बोला विंटर पैलेस, लुई 16 विंटर पैलेस अभी भी जो होगा वो विंटर पैलेस प्रेजेंट है। और विंटर पैलेस बहुत ही एक काफी ग्रैंड पैलेस है। तो राजा को अपने कोर्ट को, अपने पैलेस को मेंटेन करने के लिए भी एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होता था, और वो पैसे वहां पे खर्च करता था किंग लुई 16 या उसके पहले का लुई 15 14 ऐसे करके चले जाइएगा। और नाम वो लोग ऐसे ही रखा था, हम लोग कुछ नाम नहीं मिलता था, हमारे लिए अच्छा है केवल नेम जो भी था उसके अंदर वो अपना नंबर लगा लेते थे। लुई 16 जो थे वो उनके टाइम पे ही था। ठीक ना, तो वर्साइल के अंदर, पेरिस के अंदर वर्साई के अंदर जो होगा एक पैलेस है, उस पैलेस को जो होगा इनको मेंटेन करना है, और उस मेंटेनिंग में काफी अधिक पैसे लगेंगे। ठीक है, अब ये जो किंग बना, लुई 16 किंग बना, तो ये देख रहा है कि पहले से मेरा ट्रेजरी खाली है, पहले से मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। किंग का, लुई 16 का ट्रेजरी खाली है। ठीक है, इसके बाद भी इंडिया में आप पढ़ोगे तो उसी टाइम पे ब्रिटेन और फ्रांस इंडिया में अपना जो पावर है उसको एस्टेब्लिश करने का ट्राई कर रहे थे। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक दुश्मनी हो चुकी थी पहले। ठीक, तो फ्रांस का एक राइवल आ चुका था ब्रिटेन, पहले फ्रांस पावर में था लेकिन अब उसका एक राइवल क्रिएट हो चुका है ब्रिटेन। ऐसे में ब्रिटेन ट्राई करता है अमेरिकन कॉलोनीज पे अपना पावर गेन करने के लिए, और अमेरिकन जो था कॉलोनीज, 13 कॉलोनीज थे उस समय अमेरिकन की, वो अगेंस्ट लड़ रहे थे किसके? तो ब्रिटेन के। अब फ्रांस बिना किसी मतलब के अपने कॉमन इनेमी को हराने के लिए क्या होता है कि एक लॉट में जो होगा एक्सपेंसेस को लेकर वो इंटर कर जाता है उस वार में। ठीक, और युद्ध जब भी होगा, वार जब भी होगा, तो उसमें आपको कॉस्ट खर्च करना पड़ेगा, पैसे आपको लगेंगे। ठीक ना, तो बहुत अधिक पैसे खर्च करता है। अब ये पैसे आते कहाँ से हैं? तो सुनो, किंग भी कर्ज लेता है, हमारे यहाँ पीएम है ना, ये भी कर्ज लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेते हैं, IMF से कर्ज लेते हैं, किसी दूसरे कंट्री से कर्ज लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो किंग है, इस किंग के पास जब पैसे नहीं होगा तो ये भी डेप्टर से कर्ज लेगा, ट्रेजरी तो खाली है, इसे युद्ध भी करना है, तो ये कर्ज लेता है, डिप्ट लेता है लोगों से। और लोगों से कर्ज लेने का कारण क्या होता है कि इसका जो कर्ज है, इसका जो डिप्ट है वो राइज कर गया 1 बिलियन to 2 बिलियन। ठीक, व्हाट? लीवर्स, 1 बिलियन to 2 बिलियन लीवर्स। अब व्हाट इज लीवर्स? तो हमारे कंट्री की करेंसी क्या है? रुपया है ना, हमारी कंट्री करेंसी जो होगी वो रुपया है। ठीक, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, अगर आप वहीं पे जाओगे तो अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर चलता है। ठीक ना, तो फ्रांस की जो करेंसी थी उसको ना बोलते हैं लीवर। ठीक, ये जो उस समय चल रही थी 1789 की गली में जो चल रही थी, 1770 में जो चल रही थी, वो थी लीवर। ठीक ना, अब लुई 16 ने जो कर्ज लिया था, जो लोन लिया था, ये लोन जो होगा उस लोन पे जो भी डेप्टर थे जिन्होंने उसे कर्ज दिया था, जो भी क्रेडिटर थे, नॉट डेप्टर, क्योंकि डेप्टर तो ये था, जो भी क्रेडिटर थे, लेंडर थे, उन्होंने 10% चार्ज करना शुरू कर दिया। भाई अब हेवी टैक्स आ चुका, पहले चार्ज कम था लेकिन अब टैक्स बढ़ना शुरू कर दिया। टैक्स बढ़ना शुरू कर दिया तो रिजल्ट ये हुआ कि अब
इसके पास जो भी पैसे थे उसका एक लार्ज अमाउंट जो थे, जो भी इसका वेल्थ आ रहा था, जो भी टैक्स अपने कंट्री के अंदर कर रहा था, उसका मैक्सिमम पेमेंट जो था वो सिर्फ कर्ज देने में खत्म करना चाहते थे, ठीक ना। लेकिन इस टाइम पे उसको बाकी काम भी करना है, कर्ज तो देना है, लेकिन साथ साथ बहुत कुछ और भी अदर वर्क करने हैं, जैसे कि उसको अपने आर्मी को मेंटेन करना है, जैसे कि उसको अपने कोर्ट को मेंटेन करना है, उसके साथ अपनी कंट्री के अंदर उसको यूनिवर्सिटीज भी चलाने हैं, अपनी कंट्री के अंदर उसको गवर्नमेंट ऑफिस भी चलाने हैं, ये सब चलाना है, ठीक। अब ये सभी काम करना है और उसको जो उसने कर्ज लिया है उसका इंटरेस्ट भी देना है। तो ऐसे में लुईस XVI के पास एक मजबूरी बन गई कि अब उसे कर्ज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक ना, कर्ज बढ़ाना पड़ेगा। अब ये कर्ज लेगा कहाँ, सॉरी कर्ज नहीं बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, माय मिस्टेक, टंग स्लिप कर गया, कर्ज नहीं बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्स ले सकता है। किंगडम का कभी भी जो पैसे आते हैं, जो भी वेल्थ आता है, वो वेल्थ कहाँ से गेन करते हैं, तो दे गेन देयर वेल्थ फ्रॉम टैक्सेस, तो उसे टैक्स लेना पड़ेगा, ठीक। अब उसे टैक्स लेना पड़ेगा, टैक्स देगा कौन, तो टैक्स देने वाले में मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक ना। फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। The society was France was divided into 3 states, 3 स्टेट में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। एक उन्होंने बोला था नोबिलिटी, और एक को बोला था उन्होंने क्लर्जी, और एक को बोला था उन्होंने थर्ड स्टेट या कॉमनर्स, ठीक है। 3 तरह के स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ठीक। फर्स्ट स्टेट के अंदर आएंगे नोबिलिटी, सेकेंड स्टेट के अंदर आएंगे क्लर्जी, और थर्ड स्टेट के अंदर आएंगे आपके कॉमन पर्सन, ठीक है। अब ये टैक्स देना किसे है, तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट वाले को देना है, ना तो नोबिलिटी कर्ज देने वाला है और ना ही क्लर्जी टैक्स देने वाला है। नोबिलिटी और क्लर्जी अपना एक लीवर भी टैक्स देने वाले नहीं है, 1 रुपया भी टैक्स देने वाले नहीं है। टैक्स कौन देगा, तो थर्ड स्टेट देगा। और जब ऐसा प्रॉब्लम होगा, थर्ड स्टेट जो होगा वो टैक्स देगा, तो उसको सही लगने वाला है नहीं, पहले में बहुत सारे टैक्स दे चुके हैं, ठीक ना। निखिल राज, निखिल, किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ निखिल राज, क्वेश्चन बताइए अपने। सर बुक में तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी दिया है, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी दिया है। हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी है, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी है। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी। और कुछ? अनुजा, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर सर इसके पहले वाले टॉपिक में सर ये था अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, इसका मतलब क्या होगा? एग्जीक्यूशन का मतलब होता है मार देना, ठीक है। तो ये जो भी इंसिडेंट होती हैं, ये इंसिडेंट का रिजल्ट ये हुआ कि एग्जीक्यूट कर दिया गया, किंग को खत्म कर दिया, उन्हें मार दिया गया। उन्हें पढ़ोगे आगे, गिलोटीन कर दिया था, काट दिया, गिलोटीन। नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे जिसमें राजा का सर रखा जाएगा, उसके ऊपर एक तलवार गिराई जाएगी और राजा का गर्दन अलग, ठीक है। तो एग्जीक्यूट का मतलब ये होता है। ओके सर। कोई और क्वेश्चन है किसी को? अनुजा, अदिति राज। सर लीवर यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस एक बार बता दीजिए। लीवर जो था ये यूनिट ऑफ करेंसी था फ्रांस का। जैसे हमारे कंट्री के अंदर रुपया चलता है ना, वैसे ही लीवर चलता था। मतलब कि कितने, हम बोलते हैं कि कितना रुपया आपके पास लेफ्ट है, कितना रुपया आपके पास प्रेजेंट है, तो वहां बोला जाता रुपया नहीं, वहां बोला जाता लीवर्स, ठीक है। 1794 तक लीवर चला है सर इंडिया में नहीं, फ्रांस में। हम जो इंसिडेंट पढ़ रहे हैं इंडिया के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इंडिया के बारे में कोई भी इंसिडेंट हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके सर। ओके, थोड़ा बहुत हम आप लोग को थोड़ा सा डील करते हैं, फिर हम लोग कल आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, इसको क्लियर कर लीजिए। हाँ शायद मैंने कुछ अलग बोल दिया था, मुझे याद नहीं है। फर्स्ट स्टेट में होते हैं क्लर्जी,
क्लर्जी यानी कि वैसे पीपल जो कि चर्च के अंदर वर्क करते हैं, हमारे भाषा में कहा जाए, हमारे लैंग्वेज में कहा जाए तो जो पुजारी लोग होते हैं, तो वहाँ पे पोप, ठीक है, उसके और उनके सपोर्टिंग मेंबर जो होंगे वो क्लर्जी के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ सेकेंड स्टेट यानी कि नोबेलिटी, नोबल यानी कि राजा से रिलेटेड पर्सन, वैसे लोग जो कि राजा के अंडर आते हैं, तो राजा, उसके साथ साथ राजा की वाइफ यानी कि रानी, उसके साथ साथ नोबल्स यानी कि राजा के दरबार में काम करने वाले लोग, उसके बाद रॉयल ब्लड यानी कि राजा के खूनी राजा के खून से संबंध रखने वाले, ब्लड रिलेशन रखने वाले लोग। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग काउंट्स, विस्काउंट्स, बैरन्स, नाइट्स, ये सब के सब योद्धा वगैरह जो थे, ये सब के सब क्लर्जी के अंदर आते थे। और थर्ड स्टेट के अंदर बाकी सभी के सभी वर्कर, चाहे वो हाई क्लास बिजनेसमैन हो, लो क्लास बिजनेसमैन हो, मर्चेंट हो, सोल्जर्स हो, क्राफ्टमैन हो या कोई और, ठीक है। तो जितने ब्लड रिलेशंस वाले हैं, जितने राजा के अंडर वर्क कर रहे हैं, वो सबके सब नोबिलिटी के अंदर हैं। जो चर्च के अंदर वर्क कर रहे हैं वो सबके सब क्लर्जी के अंदर है, यानी फर्स्ट स्टेट के अंदर है, और थर्ड स्टेट के अंदर बाकी सभी लोग, ठीक ना। आज की क्लास में हम इतना ही डील करने वाले हैं। फिर आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद हम लोग फिर और आगे डिस्कस करेंगे इसकी कहानी। अभी तक हमने जो देखा कि राजा के पास एक सिचुएशन क्रिएट हो चुका है कि वो टैक्स बढ़ाएगा। हम बस इतना ही अभी तक जानते हैं कि राजा के पास एक सिचुएशन क्रिएट हुआ, टैक्स बढ़ाना है, क्योंकि उसने वार फाइट करने के लिए काफी अधिक डेप्ट ले चुका है, और जिससे उसने डेप्ट लिया है उन्होंने रेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए। आई थिंक आई एम क्लियर टू एवरीवन। ओके, क्लास तो आप लोगों को बोरिंग नहीं लगा होगा। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, जो भी एसएसटी है काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, आप बिल्कुल इस पर ध्यान लगा के पढ़ें, आपको अच्छे समझ में आएगा। किसी को भी कोई भी डाउट है तो ग्रुप में मेरा नंबर अवेलेबल होगा, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो पर्सनली और बाय कॉल। ये एपिसोड नहीं था श्रीजा, ये एपिसोड नहीं था, ये बस कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी कॉन्सिक्वेंस होने वाले हैं, जो भी क्रोनोलॉजी होने वाली है, जो भी घटनाक्रम होने वाला है, उसका एक प्री कैप था, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा। मार धार से भरपूर स्टोरी है ये, बहुत सारे युद्ध होंगे, बहुत सारे फाइट होंगे, गिलोटीन किया जाएगा, कोई रूलर आएगा अपने लॉज लगाएगा। इसी में आप लोग नेपोलियन के बारे में पढ़ोगे, तो वो सब आते हैं और फ्रांस में चेंजेस लाते हैं। ओके, नंबर, प्रिंस, आप किस नंबर के बारे में बात कर रहे हो? ओके, आप अपने ग्रुप कोऑर्डिनेटर जो होंगे उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप ऑल यू ऑल एंजॉयड द क्लास। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑन नेक्स्ट डे। पता नहीं कब रूटीन है आपका, आई थिंक ऑन नेक्स्ट सैटरडे, आप ऑन कमिंग सैटरडे, जब भी जो भी दिन होगा उस दिन हम लोग मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।